अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज 4 है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 की बाकी तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। हमने फैक्टराइजेशन का कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया है, उसकी सारी टेक्निक्स पढ़ ली हैं और हमने फैक्टराइजेशन की सारी एग्जांपल्स भी इस चैप्टर के अंदर देख ली हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने वो तमाम कंसेप्ट्स जो पहले सीखे हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को एनसर्कल करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे इनके करेक्ट ऑप्शंस या बिल्कुल ऑप्शंस मैंने लिखे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर और इस तीसरे पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है HCF। तो इसको हम यहाँ पे फाइंड करके देखेंगे, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा फिर वो आप मैच उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज, इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो 12x है इसको तो हम वैसे लिखेंगे, लेकिन जो 36 है इसे हम लिख सकते हैं 3 × 12। ठीक है जी। तो यहाँ से हम ये 12 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है जी। 12 जो है वो दोनों टर्म्स में से बाहर चला जाएगा। तो ये जी हमारे पास फैक्टराइजेशन, ये देख लीजिएगा किस पार्ट के अंदर है। और उसके बाद हमारे पास है जी सेकंड पार्ट, द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, ये फैक्टर्स इसके बताने या फिर फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए आप 4x² को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। उसके बाद जो -12 ऐसे आप लिख सकते हैं -2 फार्मूला वाला, और उसके बाद आपको चाहिए 2x, तो आप इसके बाद आगे 2x लिखें। और उसके बाद जो 9 है इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप फिर साथ 3 भी लिखेंगे। ठीक है जी। देखें कैसे हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। 4x² को आपने लिखा 2x का स्क्वायर और 9 को आपने लिखा 3 का स्क्वायर। तो हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए था, उसके बाद a की वैल्यू चाहिए थी और उसके बाद हमें इस b की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने -12x को इस तरह से ब्रेक डाउन कर दिया। देखें क्या ये वापस 12x बनता है या नहीं बनता। तो उसके लिए 2 2s are 4 and 4 3s are 12। तो हमने इसको बिल्कुल ठीक इस तरह से ब्रेक डाउन किया। तो देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, a² - 2ab + b²। इस तरह से अगर हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा हो तो उसको हम लिख सकते हैं a - b इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास यही स्ट्रक्चर इधर कंप्लीट हो रहा है, तो आप यही फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2x है, उसके बाद माइनस लिखेंगे क्योंकि 2 के साथ माइनस है, और उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास है 3 और ऊपर आप स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी। देख लीजिएगा ये किस ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास दी HCF ऑफ a³ b³ एंड ab² इज, हमने अब ये बताना है कि इन दोनों का HCF क्या है। फैक्टर्स लिखते हैं इन दोनों के। सबसे पहले हमारे पास है a³ × b³। a की पावर 3 है, इसका मतलब है a ने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है और उसके बाद b भी 3 दफ़ा ही मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास है जी दूसरी एक्सप्रेशन ab²। a यहाँ पे एक ही बार है और b यहाँ पे है 2 बार। HCF के लिए आप कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स अलग करें, a है यहाँ पे और उसके बाद b है और उसके बाद दूसरा b है ये। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स आगे हमारे पास 3 है, a b और b। तो यहाँ पे आप HCF लिख सकते हैं इसका। HCF इज इक्वल टू a × b × b। a एक ही बार है और b है 2 बार, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास HCF की वैल्यू देख लीजिएगा किस ऑप्शन के अंदर है। तो 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट। यहाँ पे हमने LCM फाइंड करना है इन 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। तो सबसे पहले इनको हम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को यूज करके हम LCM को कैलकुलेट कर लेंगे। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास 16x²। जो 16 है इसकी फैक्टराइजेशन आप यहां पे लिख लें। 2 8s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो 2 को आपने 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 2 3 4। उसके बाद x को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद आपके पास जो अगली एक्सप्रेशन है वो है 4x। तो जो 4x इसको आप लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और x को आपने वैसे लिखना होगा। और उसके बाद हमारे पास है 30xy, इसको आप यहाँ पे लिख लें 30xy। 30 की फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। 15 2s are 30, 3 5s are 15 और उसके बाद 5 1s are 5, 2 3 5, 2 3
5 और उसके बाद x और y हैं, ये भी आएंगे x और y। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम के अंदर सबसे पहले आप लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स को। कॉमन फैक्टर्स देखें, सबसे पहले जो 2 है ये इन सब के अंदर कॉमन है, तो इसको आप यहाँ से कट भी कर दें, 2 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगला देखें कौन सा कॉमन फैक्टर है। इसके बाद हमारे पास x है जो कि सब में कॉमन है, x को कट कर दें आप तीनों में से, ठीक है जी, x आ जाएगा इधर 2 इंटू एक्स। उसके बाद देखें कौन सा है कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो अब आप जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो जो 2 है ये नॉन कॉमन, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा और उसके बाद ये वाला जो 2 है ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने 2 को लिखा जो कि कॉमन था, उसके बाद हमने लिखा x को जो कि कॉमन था। उसके बाद जब हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे तो यहाँ पे ये जो 2 है ये इसी एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे थे जो कि नॉन कॉमन थे, ये वाले 3, तो इसीलिए इनको फिर हमने एक बार आगे लिख दिया है। जब इस 2 को हमने इधर लिखा नॉन कॉमन के अंदर, तो ये वाला जो 2 था जो कि पहला नॉन कॉमन फैक्टर था, इसके साथ वाला ये भी इसके अंदर आ गया, इसमें ही शामिल हो गया, तो इसको भी हमने इसके साथ ही कंसिडर कर लिया, इसको फिर हमने दोबारा नहीं लिखा। उसके बाद ये वाला 2 भी नॉन कॉमन था, ये भी नॉन कॉमन था, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा आपने नहीं करना कि आप सिर्फ एक ही 2 लिख दें और ये कहें कि हमने इन तीनों की जगह पे यहाँ पे एक ही 2 लिखे, तीनों को यहाँ पे एक ही में कंसिडर कर लिए। 3 को आप एक में कंसिडर नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे 3 है तो फिर 3 आपको अलग लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखें क्या चीज़ बच गई है, यहाँ पे 3 बच गया है, इसको लिखेंगे आप नॉन कॉमन के अंदर, और उसके बाद 5 बच गया है, इसको लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो y है ये बच गया है, इसको फिर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आप इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें, 5 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 15, और उसके बाद 15 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, और उसके बाद 60 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 120, और 120 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 240, ठीक है जी। उसके बाद x और y बच गए हैं, इनको भी आप साथ यहाँ पे लिख दें। तो ये है जी हमारे पास एलसीएम इन 3 एक्सप्रेशंस का। देख लीजिएगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये किस ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास 5th पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू खाली जगह ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल्स की किस चीज़ के बराबर होता है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। देखें जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं ये हम लेते हैं 2 पॉलिनोमियल्स के, और हम ये पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं इस तरह से कि हमारे पास जो रिलेशन है इन दोनों के दरमियान वो ये होता है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, ठीक है जी। पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर हम इन डिटेल इस रिलेशन को यूज़ भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, ये वाला प्रोडक्ट ये 2 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि उनके हासिल ज़रब के बराबर है। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद ही हमारे पास 6th पार्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो उसके लिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में लिख के उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे आपने -2ab कंप्लीट करना है। माइनस जो 6 है इससे आप एक 2 वाला फैक्टर अलहदा करें तो 3 पीछे बच जाएगा, 3 वाला फैक्टर बचेगा और एक x बचेगा। x को आप यहाँ पे लिख लें, 3 वाले फैक्टर को आप बाद में लिख दें, और यहाँ पे आपके पास है प्लस का साइन, वो लिख दें। देखें हमने अब इस 6x को इस तरह से ब्रेक डाउन किया है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो रहा है। ये वही फार्मूला जो हमने पहले यूज़ भी किया है। फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अगर स्ट्रक्चर हो तो ये फिर होता है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको अब आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। हमारी गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, आपने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, तो उसके लिए अब आप दोनों साइड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे ही रह जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा और साथ प्लस माइनस भी आएगा, तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी x माइनस 3। साथ आपने प्लस माइनस ज़रूर लिखना है। तो देख लीजिएगा ये वाला जो आंसर है ये किस ऑप्शन के अंदर मौजूद है। जिस ऑप्शन के अंदर ये आंसर हो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट। यहाँ पे हमने एलसीएम बताना है। दो एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले इनको हम फैक्टराइज करते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन 2 बार आएगी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है a माइनस बी रेज टू द पावर 4, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन 4 दफ़ा आएगी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक है जी, एलसीएम लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम के अंदर सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखें, ये इधर भी है और इधर भी है, इधर से ख़त्म कर दें तो a माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फैक्टर भी कॉमन है तो इधर से भी ख़त्म कर दें और नीचे से भी a माइनस बी यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये फैक्टर नॉन कॉमन है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला फैक्टर भी नॉन कॉमन है, इसको भी आपने फिर यहाँ पे साथ लिखना है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं a माइनस बी, ये भी इनके साथ इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से इसको आप ख़त्म कर दें। अब देखें जब आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे तो उस वक्त फैक्टर्स हमारे पास बच गए थे, दो सेम फैक्टर्स थे। आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही फैक्टर लिख देना है और फिर ये आप ना कहें कि हमने क्योंकि एक फैक्टर लिख दिया तो फिर ये दोनों कंसिडर हो गए। जब दो नॉन कॉमन फैक्टर्स इकट्ठे आ रहे हो तो फिर आपने दोनों को लिखना है चाहे वो दोनों सेम भी हों। तो देखें कितनी बार a माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है 4 दफ़ा, तो a माइनस बी जो है इसकी पावर आ जाएगी 4। ये है जी हमारे पास एलसीएम, देख लीजिएगा ये किस ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद हमारे पास इसका 8वां पार्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन इज, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है ये हमने बतानी है। तो उसके लिए आप इसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें, उस स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो कि कोई ना कोई फार्मूला बनता हो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस इस 3 को अलहदा लिख लें, एक्स का स्क्वायर लिख लें और साथ आप 1 को वैसे लिख दें। उसके बाद हमारे पास प्लस 3 और उसके बाद आप x को अलहदा लिख दें, साथ आप इसके 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दें और इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ठीक है, ये देखिए हमने ये कैसे लिखा है, 3 को हमने अलहदा करके लिख दिया, x का स्क्वायर है और 1 खुद से लिख दिया। उसके बाद 3 ये वाला आ गया, x ये वाला आ गया, 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे खुद से ऐड कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1 का जो स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करवा दें किसी भी चीज़ के साथ तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होने से ये एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगी। उसके बाद जो 1 है इसे आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब ले लें, स्क्वायर ले लें, 1 की जितनी भी पावर ले लें उसने 1 ही रहना है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला देखें कौन सा बनता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब यहाँ पे बनता है। तो देखें a की वैल्यू x है और b की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो ये होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला की जो डिटेल है वो हम पहले एक्सरसाइजेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो ज़्यादा डिटेल में इस पार्ट के अंदर मैं नहीं जा रहा, इतना इसके लिए काफ़ी है। इसका जो आंसर है ये x प्लस 1 का होल क्यूब, देख लीजिएगा ये किस ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है 9th पार्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होती है। डिग्री का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। ठीक है जी, जो पोलिनोमियल होता है क्यूबिक पोलिनोमियल उसकी डिग्री 3 होती है, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसके अंदर x की वो 3 होती है। एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी आंसर इसका 3 है, देख लीजिएगा किस ऑप्शन के अंदर है। क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x की देखें मैक्सिमम पावर है 3, तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है। x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही इसकी डिग्री कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स में से एक फैक्टर कौन सा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके जो ऑप्शंस हैं ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश मौजूद है। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा इसका फैक्टर मौजूद है। तो हमारे पास जो एक्स क्यूब है इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से एक्स का क्यूब, और जो 27 है इसे आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है जी, तो हमारे पास फार्मूला बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फार्मूला आप इसका ओपन कर सकते हैं, एक्स माइनस 3 हो जाएगा एक दफ़ा, उसके बाद हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस
उसके बाद आप आगे लिखते होते हैं एक्स वाई, अगर एक्स और वाई हो तो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स और 3, तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे एक्स इंटू 3 या फिर 3x, और उसके बाद आगे आएगा वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू ये x का स्क्वायर है और ये 3x है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली गिवन एक्सप्रेशन है इसकी ये फैक्टराइजेशन बनती है। अब इस फैक्टराइजेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक इसका ये फैक्टर है और दूसरा इसका ये फैक्टर है। अब देखें कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऑप्शंस के अंदर मौजूद हैं। ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन है सिर्फ यही इसका फैक्टर है, तो हम पहला जो ऑप्शन है इसको एनसर्कल करते हैं। ये वाला हमारे पास फैक्टर यहाँ पे नहीं है, और ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है ये भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पे गलती की गुंजाइश है, यही गुंजाइश थी गलती की कि आप समझें कि ये भी इसका फैक्टर है, तो आप डी ऑप्शन को एनसर्कल कर दें कि ए और सी दोनों करेक्ट हैं, यानी कि ये भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ए तो करेक्ट है ही है, लेकिन जो सी है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर है उसके अंदर आता है प्लस, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। तो फिर आपने इसको चूज़ नहीं करना, सिर्फ जो ए ऑप्शन है हमारे पास यही करेक्ट है। अब देखें जब हमारे पास दरमियान में यहाँ पे माइनस हो तो फिर आप माइनस लगाते हैं यहाँ पे, इधर आप माइनस नहीं लगाते। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर आप यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे फिर आप लगाते हैं माइनस। तो ये जो दोनों फार्मूलाज हैं इनको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 3 एक्सप्रेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके बाद हम अगली एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन इसका, हियर इज अवर फर्स्ट पार्ट, 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। सबसे पहले तो इन सब में से 2 कॉमन है, उसके बाद इन सब के अंदर x मौजूद है वो भी कॉमन है। 2 अगर यहाँ से चला जाए 2 वाला फैक्टर, तो पीछे सिर्फ 2 वाला एक फैक्टर बच जाएगा और एक x का स्क्वायर बचेगा, 2x² बचेगा, क्योंकि x भी एक बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ 2x बच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 18x², 18 में से 2 वाला फैक्टर बाहर चला गया तो पीछे 9 वाला फैक्टर बचेगा। और उसके बाद x यहाँ पे है 2, यानी कि x की पावर 2 है, x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो पीछे सिर्फ एक x रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 वाला फैक्टर बाहर चला गया तो 6 वाला फैक्टर पीछे बचेगा -6, और जो x है ये पहले ही बाहर आ गया तो ये ब्रैकेट हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है जी। अब देखें 12 में से जब आपने 2 कॉमन लिया तो 12 को आप ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से 2 × 6। 2 जब बाहर लिया तो पीछे सिर्फ 6 रह जाएगा और साथ ये माइनस भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होती, यानी कि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहली एक्सप्रेशन की सिर्फ यही है फैक्टराइजेशन, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है, x³ प्लस 64y³। देखें ये x का क्यूब बनता है और उसके बाद जो 64 है ये बनता है 4 का क्यूब, क्योंकि 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आता है, और ये है हमारे पास y का क्यूब। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम इन दोनों के क्यूब्स को इकट्ठा कर देते हैं, 4y का क्यूब। उसके बाद इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला होता है हमारे पास x³ प्लस y³ वाला, तो यहाँ पे y की जगह हमारे पास है 4y, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x प्लस 4y। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बल्कि माइनस आएगा, इसका आपने ख्याल रखना है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर ये वाला जो साइंस है इनकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी अपोजिट होगी। ठीक है, इनकी तरतीब अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी वो उस पार्ट के अंदर देखेंगे। यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे था प्लस, तो इधर हमने प्लस लगाया। जब इधर हम प्लस लगाते हैं इस फार्मूला के अंदर तो फिर यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है माइनस। तो यहाँ पे जब माइनस हमने लगा दिया तो उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए XY, x की जगह x है और y की जगह हमारे पास है 4y। ठीक है जी। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है y का स्क्वायर, y की जगह है 4y, तो फिर हम 4y का ले लेंगे यहाँ पे स्क्वायर और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। दिस इज इक्वल टू x प्लस 4y, तो वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 पहले लिख दें, XY आप बाद में लिख दें। उसके बाद है प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ये है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन हमारी दूसरी एक्सप्रेशन की। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास x³ y³ -8, इनके आप क्यूब्स इकट्ठे कर दें, xy का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज क्यूब ऑफ xy,
और उसके बाद जो 8 है ये बनता है 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 8 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्यूब्स हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसी तरह का फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे क्यूब्स थे, दरमियान में था प्लस, तो फिर आपने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे लिखा माइनस। अब दोनों क्यूब्स हैं, इस जगह पे यहाँ पे माइनस, तो फिर आप ये वाला माइनस इधर लिखेंगे और प्लस को फिर आप इधर लिखेंगे, जगह चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर सेम यही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये x की जगह पे है, ये y की जगह पे है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना होता है x माइनस वाई, एक्स की जगह पे है एक्स वाई माइनस फिर 2 आएगा, उसके बाद x का स्क्वायर आता है यानी कि इसका स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स वाई इंटू 2, उसके बाद हमारे पास प्लस वाई का स्क्वायर, वाई की जगह हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर्स अलग अलग कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास प्लस 2 को आप पहले लें, 2xy हो जाएगा, उसके बाद है प्लस और 2 का स्क्वायर ले लें, ये हो जाएगा 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा पार्ट है उसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है, 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसके अंदर हम सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को अगर आप कॉमन ले लें तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60, उसके बाद 60 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 60 आता है। उसके बाद आपने 23 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करवाएं तो 60 आए, ऐड करें तो 23 आए, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे लिखें, 23 की जगह हम लिख सकते हैं प्लस 20x प्लस 3x और प्लस 60 आप वैसे लिखें। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 60 होता है और ऐड करें तो प्लस का 23 होता है, इसका मतलब हमारे पेयर्स ठीक हैं। उसके बाद माइनस को आप वैसे लिखें, इन दोनों में से x कॉमन है, एक यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। उसके बाद इन दोनों में से 3 वाला फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा और इधर बचेगा 20, क्योंकि आप 60 को लिख सकते हैं 3 इंटू 20, 3 वाला फैक्टर कॉमन, 20 वाला बाकी बच जाएगा। उसके बाद प्लस की दोनों साइड्स के ऊपर ये ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 20 वाली, माइनस आप वैसे लिखें, x प्लस 20 वाली ब्रैकेट कॉमन ले लें, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, x प्लस 3। ठीक है जी। उसके बाद आप इस तरतीब को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, माइनस वैसे लिखें, इसको आप पहले लिख दें x प्लस 3 को, और इस फैक्टर को आप बाद में लिख दें क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर एक बड़ा नंबर है। तो फैक्टराइजेशन हो गई हमारे फोर्थ पार्ट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फैक्टराइजेशन के लिए पेयर्स बनाने पड़ेंगे 7 के, उसके लिए अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आता है। अब 7 कैसे पेयर्स बनाने, मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आए और ऐड करें तो प्लस का 7 आए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है जी। ऐसे पेयर्स बन गए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 6 आता है, ऐड करें तो प्लस का 7 आता है। इन दोनों में से एक 2 वाला फैक्टर कॉमन है और एक x वाला फैक्टर कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है। 3 कैसे बचा है, 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 कॉमन, 3 पीछे बच गया, x आपने पहले कॉमन ले लिया। उसके बाद इन दोनों में से 1 कॉमन है तो ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे x प्लस 3 की फॉर्म में। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 वाला फैक्टर प्लस की दोनों साइड्स के ऊपर कॉमन है तो इसको आप कॉमन लेंगे, x प्लस 3। उसके बाद यहाँ पे 2x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 रह जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है हमारे फिफ्थ पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ पे है x रेज टू द पावर 4 प्लस 64। अब जो x रेज टू द पावर 4 ऐसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि पावर्स दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो 64 ऐसे आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2ab नहीं है, तो वो हम आगे लिखेंगे भी सही, उसको ऐड भी करेंगे और उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद है प्लस, और जो 8 है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस 2ab। ठीक है जी। उसके बाद ये हमने खुद से ऐड किया और इसको माइनस भी करें, 2ab
बी। ठीक है जी, हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट किया। उसके लिए हमने ये टर्म खुद से लिखी और यही टर्म खुद से हमने यहाँ पे माइनस भी कर दी ताकि जो हमारी एक्सप्रेशन है वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर वाला, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी की जगह हमारे पास है 8। ठीक है जी, प्लस 8, प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है इसके साथ प्लस है, तो ये स्क्वायर है ओवरऑल। और उसके बाद हमारे पास है माइनस, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 16, और साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर। लेकिन फैक्टराइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हम इसको मज़ीद अभी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको आप वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस जो 16 ऐसे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर साथ वैसे ही आएगा। उसके बाद इस फैक्टर को आप वैसे लिखें या फिर इस एक्सप्रेशन को या फिर इस टर्म को वैसे लिखें, टर्म इसको कहें तो ज़्यादा बेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस जो 4 और एक्स है इनको इकट्ठा कर दें और ऊपर इनका जो स्क्वायर है ये भी इकट्ठा कर दें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है एक फार्मूला इस तरह से है कि दो टर्म्स हैं, उनके ऊपर स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस। तो जब इस तरह से सिचुएशन हो तो दोनों को आप एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ठीक है जी, दो टर्म्स थी, स्क्वायर्स थे, दरमियान में माइनस था। फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने इनको एक बार प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद आप 4x लिख दें और 8 को आप आखिर पे लिख दें यहाँ पे प्लस 8। उसके बाद इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख दें, उसके बाद जो माइनस 4x है इसको आप इसके बाद लिख दें और प्लस का जो 8 है इसको आप आखिर पे लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई हमारे 6th पार्ट की भी। तो यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इसके हम नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे या फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने इससे पहले एक पार्ट के अंदर किया है। फार्मूला इसका कंप्लीट करना पड़ेगा। हियर इज अवर सोल्यूशन, x4 प्लस 2x2 प्लस 9 इज इक्वल टू, इन दोनों को आप इकट्ठा करके लिख दें, x4 प्लस 9 इसको आप आखिर पे लिख दें प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद जो x रेज टू द पावर 4 है ये स्क्वायर बनता है x स्क्वायर का, और जो 9 है ये स्क्वायर बनता है 3 का। उसके बाद इसको आप वैसे ही लिख दें 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट होना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास ए स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab हमारे पास नहीं है। 2 है, a है, लेकिन इसके साथ b नहीं है, 3 नहीं है। तो उसके लिए हम 2ab वाले टर्म खुद से ऐड भी करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, 2a और b यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको हमने इधर माइनस भी करना है, माइनस 2ab। उसके बाद ये वाले जो टर्म है इसको आप आखिर पे वैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस तरह से हो तो हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 3, इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये वाली एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 2। देखें ये जो 2 और 3 है ये मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली 6 ही लिखें। 6x का स्क्वायर साथ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको फिलहाल वैसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर है 6, यहाँ पे है 2, साइंस है डिफरेंट तो माइनस होंगे। 4x स्क्वायर आएगा, साइन आएगा बड़े नंबर वाला, माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद इसको आप वैसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस जो 4 है ये स्क्वायर बनता है 2 का, साथ x का भी स्क्वायर है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर इन दोनों को इकट्ठा करके स्क्वायर 1 बना देते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर माइनस 2x इस सारे का स्क्वायर। देखिए हमारे पास टर्म्स दो हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है। तो उसी तरह से जैसे हमने पहले एक पार्ट के अंदर किया है, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। थोड़ा सा इसको आप और तरतीब के अंदर लिख दें, एक्स स्क्वायर पहले लिख दें,
एक्स वाली टर्म बाद में लिख दें, बगैर एक्स वाली टर्म आखिर पे लिख दें। ठीक है जी, ये हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख दें और इसको आप आखिर पे लिख दें। तो ये है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन हमारे 7th पार्ट की। 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका हम 8th पार्ट सॉल्व करते हैं इस जगह को खाली करके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका 8वां पार्ट। इसके अंदर हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं, साथ है -360। अब जब इस तरह की हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं तो हमने ये मेथड पढ़ा था हमारी एक एक्सरसाइज के अंदर। वो मेथड ये था कि हमने उन ब्रैकेट्स को इकट्ठा करना होता है जिनके इन नंबर्स का सम बाकी 2 ब्रैकेट के इन नंबर्स के सम के बराबर होते हैं। देखते हैं किन का सम दूसरी ब्रैकेट्स के सम के बराबर है। आप देखें यहाँ पे इस ब्रैकेट को और इस आखिर वाली ब्रैकेट को 3 और 6 को ऐड करें तो 9 होता है, और आप 4 और 5 को ऐड करें तो ये भी 9 होता है। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है और इन दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी सोल्यूशन पार्ट है हमारे पास 8। सबसे पहले इसको हम वैसे लिखते हैं, x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 - 360 ब्रैकेट्स इकट्ठी कर दें। इसको आप इसके साथ लिखेंगे x + 3 x + 6, इनको इकट्ठा लिखेंगे x + 4 x + 5 - 360। मल्टीप्लाई करवा दें आप इनको और इनको आपस में। x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² + 6x, 3 को मल्टीप्लाई करवा दें 3x + 18। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, x को इन दोनों के साथ x² + 5x, 4 को दोनों के साथ तो 4x + 20। उसके बाद हमारे पास -360। दिस इज इक्वल टू x² + 9x, ये दोनों ऐड होके 9x हो जाएंगे, प्लस का 18 वैसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे x² वैसे ही आएगा, ये दोनों ऐड होके 9x हो जाएंगे और प्लस का 20 साथ वैसे ही आएगा। उसके बाद है -360। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले दोनों टर्म सेम है, तो आप इन दोनों का जो सम है इसको लेट करेंगे y के बराबर, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू x² + 9x। और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे फ़र्ज़ करें y बराबर x² + 9x के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y, दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन है ये आ जाएगी y + 18 इस फॉर्म में, y + 18, और ये हो जाएगा y + 20, और ये हो जाएगा -360, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। आप y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा y² + 20y। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ तो ये हो जाएगा 18y + 360। अगर आप 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 360 आता है। उसके बाद ये ब्रैकेट सब ख़त्म कर दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। -360 को आप वैसे लिख दें, प्लस का 360 माइनस का 360, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू y², और उसके बाद है प्लस, उसके बाद हमारे पास है +20y और 18y, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 38y। ठीक है, 38y। इन दोनों में से आप y कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ पे बचेगा 38। y क्योंकि बाहर आ गया, यहाँ पे y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 फैक्टर्स थे, एक फैक्टर बाहर एक अंदर बच गया। उसके बाद यहाँ से y का एक फैक्टर जब बाहर आया तो पीछे कोई भी y नहीं बचा, पीछे बचा सिर्फ 38। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टराइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक स्टेप आगे करना है। y आपने जो फ़र्ज़ किया था वो y आपने इधर वापस अब पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगी, y की जगह इसकी वैल्यू पुट करें जो फ़र्ज़ की थी x² + 9x, और यहाँ पे भी आप यही पुट करेंगे x² + 9x और साथ है प्लस का 38। तो हमारे पास यहाँ तक तो फैक्टराइजेशन हो गई है। यहाँ पे आपने एक एडिशनल स्टेप भी करना है। वो एडिशनल स्टेप ये है कि यहाँ पे आप x जो है इसको कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन ज़रूर लेना है, इसको कॉमन नहीं लेंगे तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। इसको x को आप अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पे x के हैं 2 फैक्टर, एक फैक्टर यहाँ पे पीछे रह जाएगा, प्लस x का एक फैक्टर बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ 9 रह जाएगा। उसके बाद इसको आप वैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x² + 9x + 38। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई है। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास हमारे 8th पार्ट की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। इसके अंदर हमारे पास जो काम है वो पहले से आधा हुआ पड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो काम किया था, हमने ब्रैकेट्स को इकट्ठा किया था कि किन ब्रैकेट्स को इकट्ठा करें, ये हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ा था। फिर हमने इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज किया था और
इन पहली दो टर्म्स को हमने y के बराबर फ़र्ज़ किया था। यहाँ पे पहला काम हुआ पड़ा है, सिर्फ हमने इन दोनों को y के बराबर यहाँ पे फ़र्ज़ करना है और आगे हमने प्रोसीड करना है। हेयर इज़ अवर सोल्यूशन। पहले हम अपना 9th पार्ट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और उसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और प्लस 36। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फ़र्ज़ करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे लिखेंगे y और आगे प्लस 3, और इधर भी आप y लिखेंगे, आगे माइनस का 9, उसके बाद है प्लस का 36। ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आपने y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वाई स्क्वायर माइनस 9y, उसके बाद आप प्लस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 3y माइनस 27। ठीक है जी। 9 3 ज़ा 27, उसके बाद आपके पास है प्लस का 36, इसको वैसे लिखें, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। साइंस डिफरेंट हैं तो माइनस होंगे, 9 में से 3 को माइनस करें तो 6y आएगा, और उसके बाद साइन आएगा बड़े नंबर वाला माइनस का। अब देखें 27 है और 36 है, 36 में से 27 को अगर आप माइनस कर दें तो पीछे बचेगा आपके पास प्लस का 9। उसके बाद 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आता है। माइनस 6 के इस तरह से आपने पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 9 आए, ऐड करें तो माइनस का 6 आए। तो हम बना सकते हैं पेयर्स इजीली, वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 9, इन दोनों में से y कॉमन है, पीछे बचेगा y माइनस 3, और इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लें आप, y माइनस 3 इधर भी पीछे बचेगा, यहाँ से 3 बाहर चला गया। 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 बाहर चला गया क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं आप, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे माइनस की दोनों साइड से ये फैक्टर कॉमन है, y माइनस 3, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3। 2 बार आ रही है एक ही ब्रैकेट, तो इसकी पावर आप 2 लिख दें, y माइनस 3 की पावर 2। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। y की क्या वैल्यू आपने फ़र्ज़ की थी, वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इसके साथ है माइनस का 3, और ऊपर है इसके स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास आंसर हमारे लास्ट पार्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके 9 पार्ट्स थे, फैक्टराइजेशन करनी थी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे हमें हर पार्ट के अंदर दो एक्सप्रेशंस गिवन है, इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी पहले, उसके बाद हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पहला पार्ट है, इसके अंदर ये दो एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है। पहली एक्सप्रेशन है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और उसके बाद जो x क्यूब है इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यानी कि x को 3 दफ़ा। उसके बाद है प्लस, और जो 12 है इसकी फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे साइड पे पहले देख सकते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, 2 2 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 है तो x यहाँ पे हमने 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। 2 यहाँ पे मौजूद है 2, और 2 यहाँ पे भी 2 मौजूद है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 2x यहाँ पे भी है और 2x इधर भी है, इनको भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखें बाकी क्या बचा है। यहाँ से ये दोनों बाहर आ गए, ये दोनों भी बाहर आ गए, सिर्फ x रह गया। उसके बाद है प्लस, यहाँ से ये दोनों 2 बाहर आ गए, 3 यहाँ पे बच गया है, और ये दोनों x भी बाहर आ गए कॉमन। तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है जी। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है हमारी पहली एक्सप्रेशन की, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसकी भी फैक्टराइजेशन लिखें। जो 8 है ये 2 की पावर 3 होती है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और x 2 बार आएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद हमारे पास x, तो इसको भी आप वैसे ही लिख दें। तो देखें अब क्या चीज़ कॉमन आती है। 3 2 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे मौजूद है, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद एक x इधर से और एक x इधर से कॉमन ले लें। देखिए एक कॉमन इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही x है। यहाँ पे अगर 2x होते तो फिर 2 इधर से हम कॉमन लेते। तो देखें पीछे क्या बचा है, यहाँ से 3 2 हमने बाहर निकाल दिए तो तीनों चले गए बाहर, एक x बाहर आ गया तो सिर्फ एक x यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस 3 2 बाहर आ गए, x भी बाहर आ गया, सिर्फ एक यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन हो गई है। ये दूसरी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है 8x² प्लस 16x। तो अब इनके हम एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम के अंदर सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 भी कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो x है ये इधर भी है और x इधर भी है, तो x आ गया कॉमन में। उसके बाद ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास आगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद जो नॉन कॉमन है वो आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें कौन से हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। x यहाँ पे मौजूद है, उस x को आप इधर लिख दें। उसके बाद और कौन सा है 2 है, उस 2 को आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा x प्लस 2, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दें, और फिर आ जाएगा x प्लस 3, इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। अब आप देखें तो जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स थे सारे हमने अपने एलसीएम के अंदर यूज़ कर लिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो कॉमन है उनको हमने एक बार यूज़ किया है और उसके बाद हमने जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। जो मल्टीप्लाई होते हैं 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, 8 आ जाएगा यहाँ पे। और x देखें कितने हैं, 1 2, x हैं 2 तो x की पावर आ जाएगी 2। उसके बाद हमारे पास x प्लस 2 और साथ आ जाएगा x प्लस 3। ये हमारे पास है जी एलसीएम। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ से हम देख सकते हैं। 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि जो 2 है वो 2 बार कॉमन आएंगे, 2 × 2। ठीक है, ये कॉमन है हमारे पास। उसके बाद देखें कौन से कॉमन है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x सिर्फ एक ही बार कॉमन आएगा क्योंकि x यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मौजूद है। तो बस यही हमारे पास एचसीएफ है और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4x। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया इसका 4x के बराबर। तो हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। यहाँ पे अगेन हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। हियर इज अवर सोल्यूशन। पहली एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, x³ प्लस 3x² माइनस 4x। आप इन सब में से x कॉमन ले सकते हैं। x अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे x की पावर 2 रह जाएगी और यहाँ पे x की पावर 1 रह जाएगी और यहाँ से x बाहर चला जाएगा, सिर्फ -4 रह जाएगा। उसके बाद आपने 3 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -4 आए और ऐड करें तो +3 आए, क्योंकि -4 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो -4 आता है। ठीक है, तो इसलिए 3 के हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करवाएं तो -4, ऐड करें तो +3 आए। पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे x बाहर वैसे ही आएगा, x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमने 3x के ये 2 पेयर्स बना दिए। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -4, ऐड करें तो +3 आता है। इन दोनों में से x कॉमन है, पीछे बचेगा x प्लस 4 और इन दोनों में से -1 कॉमन है, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस की दोनों साइड से ये ब्रैकेट कॉमन है, इधर x बच जाएगा और इधर -1 बच जाएगा। उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट ख़त्म कर दें x और उसके बाद आप इसको लिख दें x -1 को, उसके बाद लिख दें x प्लस 4 को। ये है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन पहली एक्सप्रेशन की। अब इसको फैक्टराइज करें, x² माइनस 4x प्लस 3। अब हमने पेयर्स बनाने हैं -4 के। पेयर्स बनाने के लिए आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो +3 आता है। ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो +3 आए, ऐड करें तो -4 आए। तो सिंपल से पेयर्स बनेंगे -3x और -x। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास +3, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो +3 आएगा, ऐड करें तो -4 आएगा। इन दोनों में से x कॉमन है, ये हो जाएगा x -3। उसके बाद इन दोनों में से आप -1 कॉमन लेंगे क्योंकि पहले जो हमारे पास टर्म है उसके साथ -1 है। ठीक है, जो टर्म पहले आ रही होती है उसके साथ अगर माइनस हो तो फिर आपने माइनस कॉमन लेना होता है।
तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस की दोनों साइड से ये ब्रैकेट कॉमन है, दिस इज इक्वल टू x-3 इंटू यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। तो फैक्टराइजेशन होगी हमारी दूसरी एक्सप्रेशन की भी, x² - 4x + 3। अब लिखें आप इनकी एलसीएम और एचसीएफ। हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम के अंदर आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखें, कौन कौन से कॉमन है। x-1 इधर भी है, इधर भी है, तो इसको आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, x है, इधर है लेकिन इधर नहीं, उसको लिखेंगे। उसके बाद ये नॉन कॉमन है, x + 4। उसके बाद ये जो x-3 है, ये भी नॉन कॉमन है, ये इधर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए, एक कॉमन था, बाकी नॉन कॉमन थे। इनको अब एक तरतीब के अंदर हम लिख देते हैं। सबसे पहले आप लिख दें x को, उसके बाद आप लिख दें इसको x-1 को, उसके बाद x-3 को लिख दें, उसके बाद आप इसको लिख दें x + 4 को। तो ये है जी हमारे पास एलसीएम। वैसे अगर आप इस तरह से भी लिखा रहने दें तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले x है, उसके बाद जो नंबर्स हैं ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, x-1, यही आप लिखेंगे इसके एचसीएफ के अंदर, दिस इज x-1। तो ये है जी आपके पास एचसीएफ। दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी फैक्टराइजेशन काफ़ी सिंपल सी होगी। तो आइए इसको हम देखते हैं। हियर इज अवर सॉल्यूशन, x² + 8x + 16, 8 के पेयर्स बना लें, x² + 4x + 4x + 16। देखिए ऐसे पेयर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 16 आएगा, ऐड करें तो प्लस का 8 आएगा। इन दोनों में से x कॉमन है, पीछे बचेगा x + 4, इन दोनों में से प्लस का 4 कॉमन है, तो यहाँ पे x रह जाएगा और इधर रह जाएगा 4, क्योंकि 16 को आप लिख सकते हैं 4 × 4। एक 4 जब आप बाहर लेंगे तो पीछे एक 4 बचेगा। उसके बाद प्लस की दोनों साइड से ये ब्रैकेट कॉमन है, x + 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 रह जाएगा। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास x² + 8x प्लस का 16। दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन है x² - 16, ये x का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस है, और जो 16 है ये होता है 4 का स्क्वायर। यहाँ पे अब अप्लाई होता है फार्मूला, क्योंकि दो टर्म्स हो, दोनों का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक बार आप उनको प्लस लिखते हैं, एक बार माइनस लिखते हैं। तो एक बार इनको आप प्लस में लिख दें x + 4, एक बार इनको आप माइनस में लिख दें x - 4। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम के अंदर आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखें, जो x + 4 है ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो इसको लिख दें। उसके बाद नॉन कॉमन कौन से हैं, ये वाला x + 4 तो कॉमन हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये x + 4 कॉमन नहीं है, तो ये आएगा नॉन कॉमन के अंदर। उसके बाद देखें ये जो फैक्टर है ये भी नॉन कॉमन है, x - 4। यही फैक्टर्स थे। ये ब्रैकेट आ रही है 2 दफ़ा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, x + 4 इसकी पावर 2, और साथ ही आ जाएगा वैसे ही x - 4। उसके बाद एलसीएम को आप थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। इसको आप पहले लिख दें x - 4 को, और स्क्वायर वाले को आप बाद में लिख दें, यहाँ पे x + 4 का स्क्वायर। ये है जी हमारे पास एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ है। एचसीएफ के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। जो x + 4 है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सिर्फ एक ही है कॉमन फैक्टर, तो यही आएगा हमारे पास एचसीएफ का आंसर। तो हमारे पास थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको आप क्लियर कर लें कि ये x + 4 है, इसको समझने में आपने गलती नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हियर इज अवर सॉल्यूशन। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास x³ - 9x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर यहाँ पे 3 है, x की एक पावर कॉमन आ गई तो पीछे 2 पावर इसकी बचेगी, x² - x बाहर आ गया तो पीछे सिर्फ -9 ही बचेगा। तो ये x का स्क्वायर है और ये है 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है। दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार इनको हम माइनस लिखेंगे। x³ - 9x इज इक्वल टू x वैसे ही आ जाएगा। एक बार इनको आप प्लस लिखें x + 3, और एक बार इनको आप माइनस में लिख दें x - 3। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। उसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन है x² - x - 6,
यहाँ पे -6 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 आएगा। और पेयर्स आपने अब इस -1 कैसे बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 आए, ऐड करें तो -1 आए। एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6। अब देखें ये ऐसे पेयर्स बन गए, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 आता है, ऐड करें तो -1 आता है। यहाँ पे 6 है, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं आप, पीछे बचेगा x -3, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे x रह जाएगा। और उसके बाद जो 6 है ये होता है 2 × 3, 2 बाहर आ गया तो इसका 3 वाला फैक्टर पीछे बचेगा। उसके बाद प्लस के दोनों साइड्स के ऊपर ये ब्रैकेट कॉमन है, इसको आप कॉमन लेंगे, x -3 कॉमन। उसके बाद यहाँ पे x रह जाएगा और इधर प्लस का 2 रह जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। उसके बाद आप लिखें एलसीएम। एलसीएम के अंदर आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखें। कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ एक ही है, x -3, ये कॉमन आ गया। उसके बाद नॉन कॉमन लिखें, x नॉन कॉमन है, और उसके बाद x + 3 ये भी नॉन कॉमन है, और उसके बाद ये जो x + 2 है ये भी नॉन कॉमन है। ठीक है जी, पहले कॉमन फैक्टर लिख दिया, ये वाला और ये वाला ख़त्म हो गए। उसके बाद 3 बच गए, 1 2 3, इन तीनों को फिर हमने आगे यहाँ पे लिख दिया, ये नॉन कॉमन थे। उसके बाद थोड़ी सी इसको तरतीब लगा दें, x को पहले लिख दें और x + 2 को आप इसके बाद लिख दें, और उसके बाद आप लिख दें x -3 को, और उसके बाद आप लिख दें इस x + 3 को। अब ये जो आपके पास आखिरी 2 ब्रैकेट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है फार्मूला। कौन सा फार्मूला देखें अप्लाई हो रहा है, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो हमने यहाँ पे ओपन किया था इस तरह से। तो हमने अब इस तरह से ओपन किया था, देखें स्क्वायर से दोनों के ऊपर, फिर माइनस था, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस लिखा। यहाँ पे सेम यही सिचुएशन है, यहाँ पे ये पहले से ओपन किया हुआ है, इसको फिर हमने इस तरह से क्लोज करके लिखना है। एक बार माइनस एक बार प्लस है, स्क्वायर्स लेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू x × x + 2 वैसे ही आएगा, और उसके बाद यहाँ पे x के ऊपर 20 स्क्वायर आ जाएगा और 3 के ऊपर 20 स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, x को वैसे लिखें, उसके बाद आप x + 2 लिखें, उसके बाद x का स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास LCM है। उसके बाद होते हैं हमारे पास HCF। LCM के अंदर आप कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लिखते हैं, लेकिन HCF के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही फैक्टर कॉमन है x -3, तो इसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे HCF के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 तरीकों से, फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हियर इज अवर सोल्यूशन। सबसे पहला हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम कैलकुलेट करेंगे इसका स्क्वायर रूट, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखें, 16x4 + 8x² + 1। इसको आप लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और x की पावर 4 जो है ये होता है x की पावर 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। दरमियान वाली टर्म को आप फिलहाल ऐसे लिखें 8x², उसके बाद जो 1 है इसे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम चेंज करेंगे कंप्लीट स्क्वायर के अंदर, अपने गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर के अंदर चेंज करने का फायदा ये होता है कि उसका फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे 4 और x² को आप इकट्ठा कर दें, और इन दोनों के ऊपर पावर 2 है तो आप पावर इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 1 है इसका यहाँ पे स्क्वायर है, और अब आप ब्रेक करें इस मिडल टर्म को। जो मिडल टर्म होती है वो होती है हमारे पास 2ab। a की वैल्यू हमारे पास है 4x² और b की वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ पे हमें चाहिए 2ab, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2, a की जगह हमारे पास है 4x² और b की जगह हमारे पास है 1। तो हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया है, क्या ये दोनों बराबर हैं भी सही या नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो बराबर हैं, ये भी बराबर है, और इसको हमने अब चेक करना है। तो चेक करते हैं, 2 4 = 8, 8 × x²। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करवा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 8x² बनता है यहाँ पे भी 8x²। इसका मतलब यह है कि हमने इसको इस फॉर्म के अंदर ठीक ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला हमारे पास हो रहा है a² + 2ab + b²। तो ये a + b का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, कि हमारी जो गिवन एक्सप्रेशन है ये है 16x4 + 8x²।
प्लस 1 कंप्लीट स्क्वायर ये बन गई। अब 4x स्क्वायर प्लस 1 इसका कंप्लीट स्क्वायर है। दोनों साइड्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे अब स्क्वायर रूट, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर है प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने प्लस माइनस लगाना है, उसके बाद स्क्वायर के साथ आपने स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट का आंसर। तो फैक्टराइजेशन से हमने कैलकुलेट कर लिया इसका स्क्वायर रूट, उसके बाद हम डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले आप उस एक्सप्रेशन को डिवीजन के साइन में लिखेंगे जिसका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, डिवीजन के साइन में लिखें। उसके बाद आपने सेम एक्सप्रेशन लिखनी होती है, फिर सेम आपने टर्म या फिर सेम नंबर लिखना होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिसको आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये टर्म आपके पास एग्जैक्टली आ जाए। तो 4 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 16। उसके बाद x स्क्वायर को अगर आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर 4 आता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ऐसी टर्म आ गई है कि इसको हम अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं तो 16x की पावर 4 आता है। तो साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को अब नीचे ले आएं। 8x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद आपने इसको डबल करके यहाँ पे नीचे लिखना होता है, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। उसके बाद आप 8x स्क्वायर को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 8x स्क्वायर होगा, ये 1 होगा। ठीक है, 1 इधर भी लिख दें और 1 आप इधर भी लिख दें। 1 के साथ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैसे ही नीचे आ जाएंगे। 8x स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज करें, कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा 0। जब 0 आंसर आ जाए तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होती है ये होती है स्क्वायर रूट का आंसर। ठीक है जी, तो हमारे पास स्क्वायर रूट यहाँ से आएगा, लिख सकते हैं हम। हमारा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है वो बराबर है प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई आंसर के अंदर, जो कि हमें स्क्वायर रूट मिला है, यहाँ पे इसके साथ प्लस माइनस नहीं है। लेकिन जब इसको आप आंसर के अंदर लिखेंगे स्क्वायर रूट को, तो फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस लाजमी लगाना है। यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने रियल लाइफ के अंदर फैक्टराइजेशन का एक यूज़ देखना है। अब इसे पिछले हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिनके अंदर हमने रियल लाइफ के अंदर फैक्टराइजेशन का यूज़ देखा। तो इसके अंदर भी हम यूज़ देख रहे हैं इसका रियल लाइफ के अंदर फैक्टराइजेशन का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया यहाँ पे अपने लोन की टोटल कॉस्ट को एनालाइज कर रही है, यानी कि उसके बारे में एक अंदाज़ा लगा रही है या उसके बारे में थोड़ा सोच रही है कि किस तरह से ये कम हो सकता है या कितने वक्त में कम हो सकता है। मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन दिस वन, ये जो एक्सप्रेशन है इससे मॉडल किया हुआ है उसके लोन की कॉस्ट को। देखिए इससे मॉडल करने का क्या मतलब है, इसका मतलब समझने के लिए आप एक लाइन मजीद यहाँ पे देख लें। वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे जो एक्स है वो नंबर ऑफ ईयर्स को यानी कि सालों की तादाद को डिनोट कर रहे हैं। अब देखें इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मॉडल होने का मतलब ये है कि साल जैसे जैसे गुजरते जाएंगे तो हमें कॉस्ट मिलती जाएगी, उसका जो लोन है उसकी कितनी कॉस्ट बाकी रह गई वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि 1 साल के बाद उसका जो लोन है उसकी कितनी कॉस्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे ईयर की जगह पे, इधर भी 1 पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि 5 साल के बाद उसका लोन कितना बाकी रह जाएगा, तो उसके लिए फिर हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो हमारे पास लोन की टोटल अमाउंट आ जाएगी 5 साल के बाद इतना लोन रह गया है। अब ये तो हमारे पास है मॉडल कि इस तरह से जो लोन की कॉस्ट है वो मॉडल की हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। अब जो लोन है उसकी रीपेमेंट के लिए ऑप्टिमल पीरियड कितना है हमने ये फाइंड करना है। ऑप्टिमल पीरियड का मतलब ये है कि मुनासिब वक्त का दौरानिया कितना है जिसके अंदर उसका जो लोन है ये मुकम्मल तौर पे रीपे हो जाए। रीपेमेंट का मतलब ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो सिफर हो जाए। कॉस्ट के सिफर होने का मतलब ये है कि उसने अभी कोई लोन नहीं देना। कंप्लीटली रीपे उसका लोन उस वक्त होगा जब कॉस्ट होगी 0। तो हमने अब यहाँ पे अगर ये फाइंड करना है कि वो कितना टाइम होगा, एक टाइम का कितना दौरानिया होगा जिसके अंदर जो लोन है उसकी कॉस्ट 0 होगी या फिर लोन रीपे होगा, तो उसके लिए कॉस्ट को 0 करना पड़ेगा। कॉस्ट को जब 0 करेंगे वो हमारे पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो असल में ऑप्टिमम ड्यूरेशन होगी जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि उसका जो लोन है वो सिफर हो जाएगा या फिर कंप्लीटली रीपे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम।
सोल्यूशन है हमारे पास एज गिवन, जैसे कि गिवन है जो लोन की कॉस्ट है उसका क्या मॉडल है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है जी। और उसके बाद कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, कंडीशन यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। ऑप्टिमल पीरियड फॉर हुरियस लोन, यानी कि जो रीपेमेंट है उसके लिए हमने ऑप्टिमम पीरियड बताना है। रीपेमेंट का मतलब कॉस्ट ज़ीरो, क्योंकि लोन पूरा जब रीपे हो गया तो पीछे कोई कॉस्ट नहीं बचेगी। तो ये कंडीशन अब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास कॉस्ट है वो है ज़ीरो, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या कहती है कि आप वो पीरियड फाइंड करें जिसके अंदर लोन कंप्लीटली रीपे हो जाएगा, यानी कॉस्ट हो जाएगी ज़ीरो। तो कॉस्ट हमने ज़ीरो कर दी, इसे नेम दें आप एक्सप्रेशन नंबर 1 का। जब कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी तो ये साइड इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 की हेल्प से आप ये लिख सकते हैं, देखिए 1 अब क्या इंप्लाई करेगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है ये बराबर है ज़ीरो की, क्योंकि कॉस्ट ज़ीरो हो गई गिवन कंडीशन के मुताबिक, तो फिर ये ज़ीरो कर देंगे तो ये फिर ज़ीरो के बराबर हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। फैक्टराइजेशन हम इस तरह से करेंगे कि हमने -8 किस तरह से पेयर्स बनाने हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 15 आए और ऐड करें तो माइनस का 8 आए। तो पेयर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी, क्योंकि एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर है तो फिर ये भी ज़ीरो के बराबर होगी। इन दोनों में से x कॉमन है, यहाँ पे x रह जाएगा और इधर रह जाएगा माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि जो पहले यहाँ पे टर्म है उसके साथ माइनस है तो माइनस हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन आ गया तो पीछे x बचेगा। उसके बाद माइनस क्योंकि आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। और जो 15 है इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 बाहर आ गया तो पीछे सिर्फ इसका 5 रह जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद माइनस की दोनों साइड से ये ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 5 वाली, x माइनस 5, और उसके बाद साथ आएगा x और -3, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 रह जाएगा तो x माइनस 3 आएगा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद देखें दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन है ज़ीरो, जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होती है तो या ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है या फिर दोनों ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, और या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3। अब देखिए x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3 का क्या मतलब है, हम ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दोबारा देखते हैं कि x है क्या। यहाँ पे x यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि वो साल जो गुजर गए, कितने साल हैं जिनके बाद उसका जो लोन है वो कम्प्लीटली रीपे हो जाएगा, वो यहाँ पे आ गए हैं, या 5 साल या 3 साल, यानी कि 3 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद उसका जो लोन है वो कम्प्लीटली रीपे हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके साथ आपने अब ईयर्स भी लिखना है, ठीक है, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है कि जो x है ये ईयर्स की तादाद को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ईयर्स इसके साथ ज़रूर लिखना है, ईयर्स नहीं लिखेंगे तो जो जवाब है या फिर जो आंसर है वो हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स देखी हैं और उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन की काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी देख ली हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमने पिछले सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स को रिवाइज किया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे।